हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लाडली बहना योजना के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तो इसके बारे में भूमिका बताई हुई है, तो हमें इससे कुछ नहीं मतलब। यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी है। परिवार समग्र आईडी की, परिवार की। तो दोस्तों, परिवार का इन्होंने बताया है कि परिवार से मतलब है पति पत्नी और उन पर आश्रित बच्चे, यानी कि नाबालिग बच्चे। अगर आपके परिवार में आपके सास ससुर भी साथ रहते हैं तो उन्हें इसकी परिवार की परिभाषा में नहीं लिया गया है, मतलब उन्हें परिवार से अलग माना गया है। स्थानीय निवासी। स्थानीय निवासी से तात्पर्य है मध्य प्रदेश में निवासरत व्यक्ति से। आयकर दाता। आयकर दाता ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लास्ट साल में अपना आयकर भरा हो, उन्हें आयकर दाता माना गया है। ई केवाईसी, ये तो आपको पता है ई केवाईसी का। विवाहित महिला। विवाहित महिला, इन्होंने 23 से 60 वर्ष की जो भी महिलाएं हैं उन्हें विवाहित महिला की परिभाषा में लिया है, जिसमें विधवा, तलाकशुदा व परित्यक्ता भी शामिल है। लेकिन अगर कोई महिला 23 से कम साल की है और अगर चाहे शादीशुदा भी है तो भी उसे इस योजना में फायदा नहीं मिलेगा। ये पोर्टल की परिभाषा दी हुई है, आप देख लेंगे। अब हम आते हैं पात्रता की शर्तें जो दी हुई है उस पर। योजना अंतर्गत पात्रता। योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होगी जो मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हो, यानी कि मध्य प्रदेश की होनी चाहिए, चाहे किसी भी जिले की हो। विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा व परित्यक्ता भी शामिल होगी, यह आपने देख ही लिया था अभी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष से कम आयु की हो। मतलब 1 जनवरी 2001 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए उसका। अगर ऐसी महिला है तो फिर उसे इसमें पात्र नहीं माना जाएगा। अब दे रखा है योजना अंतर्गत अपात्रता। योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो। दोस्तों, अभी हमने ऊपर देखा था कि इसमें परिवार में सिर्फ पति पत्नी और आश्रित बच्चों को लिया गया है। अगर आपके परिवार में देवर या फिर जेठ ससुर हैं तो उनकी आय को इसमें शामिल नहीं माना जाएगा। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो, तो अगर आपके पति आयकर नहीं भरते हैं तो आप इस योजना में पात्र हैं। चाहे आपके परिवार में कोई भी आयकर भरता हो तो उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं। केवल आपके पति आयकर दाता और आप आयकर दाता नहीं होनी चाहिए। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मी या संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, ऐसे सभी को इस योजना में अपात्र माना जाएगा। जो स्वयं भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रति माह 1,000 रुपये की राशि या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो। तो अगर आपको पहले से ही किसी योजना में पेंशन वगैरह या किसी भी दूसरी तरह से सहायता मिल रही है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हो, ठीक है। जिनके परिवार का कोई सदस्य राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक या सदस्य हो। समझ गए आप? तो इन लोगों को भी इसमें अपात्र माना गया है। जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, केवल पंच व उप सरपंच को छोड़कर बाकी सभी को इस योजना में अपात्र माना जाएगा। सरपंच को भी इस योजना में अपात्र माना गया है। जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि परिवार की परिभाषा 2.2 के अनुसार ही होगी। इसका मतलब है दोस्तों, जैसे कि आप एक शामिल परिवार में रह रहे हैं और जिसमें आपके ससुर के नाम से कुछ जमीन, आपके पति के नाम से, आपके जेठ के नाम से, इस प्रकार है। भले ही आपकी समग्र आईडी एक हो, लेकिन सिर्फ यहाँ पर आपके पति के नाम से जो जमीन है वही काउंट होगी। जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन,
ट्रैक्टर भी इसमें लिया गया है, नहीं होना चाहिए। अगर आपके नाम से कोई 4 पहिया वाहन है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगला पॉइंट है हमारा योजना का विस्तार। तो ये तो आपको पता है कि ये योजना पूरे एमपी की महिलाओं के लिए लागू की गई है। योजना अंतर्गत सहायता। प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1,000 रुपये प्रति माह के मानदेय राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। अब अगला, किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन अथवा अन्य किसी योजना में प्रतिमाह 1,000 रुपये से कम राशि प्राप्त हो रही हो तो उतनी अतिरिक्त राशि इस योजना में स्वीकृत की जाएगी, जिससे उसे कुल 1,000 रुपये की राशि प्राप्त हो सके। जैसे कि अगर आप मान लीजिए किसी महिला को विधवा पेंशन मिल रही है, अगर उसे 500 रुपये पेंशन मिल रही है तो उसे इस योजना में 1,000 रुपये की जगह सिर्फ 500 रुपये मिलेंगे। तो दोनों विधवा पेंशन और इसके 500 मिलाकर 1,000 रुपये की राशि उसे दी जाएगी। योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया। योजना हेतु आवेदन जो है आप पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से भरे जा सकेंगे। इस हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिकाओं के द्वारा पूर्व से ही आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा होगी। मतलब आपको एक फॉर्म भरकर देना होगा। उक्त प्रपत्र का मतलब फॉर्म। उक्त प्रपत्र कैंप, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय या आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध होंगे। दोस्तों, सरकार ने निर्देश दिए हैं कि अगर आप गांव में रहती है तो आपके गांव में ही शिविर लगेगा, और अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपके वार्डों में शिविर लगाकर आपसे फॉर्म कलेक्ट किए जाएंगे। उक्त भरे प्रपत्र की प्रविष्टि कैंप, वार्ड इसमें कार्यालय में नियत कैंप प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जाएगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्रिंटेड पावती दी जाएगी। यह पावती पोर्टल में सीधे एसएमएस या व्हाट्सएप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। उक्त प्रक्रिया में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहयोग करेंगी। आप जो भी फॉर्म भरकर अपने शिविर स्थल पर देंगी, वो वहां पर मौजूद कर्मचारी अपने ऐप के जरिए उसको ऑनलाइन एंटर करेंगे। आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी। दोस्तों, शिविर स्थल पर आपसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदक महिला को स्वयं उपरोक्त स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उसकी लाइव फोटो ली जा सके। इस हेतु महिला को निम्नानुसार जानकारी लेकर कैंप पर आना होगा। एक तो है परिवार की समग्र आईडी, मतलब जिससे कि उसकी जानकारी निकाली जा सके, स्वयं की समग्र आईडी और स्वयं का आधार कार्ड। अब दोस्तों, हमारे आवेदन लेने की प्रक्रिया जब खत्म हो जाएगी उसके बाद सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात आवेदकों की अनंतिम सूची, मतलब अनंतिम मतलब इसमें कुछ संशोधन की गुंजाइश रहेगी। अनंतिम सूची पोर्टल या ऐप पर प्रदर्शित की जाएगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत या वार्ड के सूचना पटल पर भी लगाया जाएगा। अगर इस आपत्तियों का प्राप्त किया जाना, अगर आपने जो ये सूची जारी की जाएगी, अगर आप में इसका नाम गलती से छूट गया है तो आप इसमें आपत्ति भी लगा सकते हैं। प्रदर्शित अनंतिम सूची पर 15 दिन तक आपत्तियां ऐप या पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव या वार्ड प्रभारी को लिखित अथवा सीएम हेल्पलाइन 181 के माध्यम से भी आपत्ति दी जा सकेगी। प्राप्त आपत्तियों को पंचायत सचिव या पोर्टल के द्वारा दर्ज किया जाएगा। जो आपत्तियां लिखित यानी कि ऑफलाइन प्राप्त हुई है, उनके संबंध में अग्रिम कार्यवाही पंजी में संधारित की जाकर ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। यानी कि एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा जिसमें आपकी आपत्ति पर क्या प्रोग्रेस हुई है वो उन्हें मेंटेन करना होगा। आपत्तियां केवल सूची में दर्ज महिलाओं की पात्रता के संबंध में प्रमाण सहित की जा सकेगी। यानी कि अगर सूची में नहीं है आपका नाम तो नहीं आप कर सकेंगे। मतलब अगर आप पात्रता में आते हैं, गलतीवश आपका नाम छूट गया है, फिर तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कि आप पात्रता की शर्तों में ही नहीं आएंगी तो आप आपत्ति नहीं ले सकते। आपत्ति निराकरण समिति। प्रदर्शित अनंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण एक समिति जिसका नाम आपत्ति निराकरण समिति होगा उसके द्वारा की जाएगी। जैसे कि ग्राम पंचायत क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद
क्षेत्र का नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी महिला व बाल विकास इनकी समिति होगी। नगर परिषद व नगर पालिका की क्षेत्र की आपत्तियों के निराकरण हेतु तहसीलदार, सीएमओ एवं परियोजना अधिकारी महिला व बाल विकास की समिति होगी। नगर निगम क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु आयुक्त नगर निगम, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण व जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं महिला व बाल विकास की समिति होगी। आपत्तियों की जांच व अंतिम सूची का जारी किया जाना। आवेदन पर आपत्ति की जांच व निराकरण 15 दिन में समिति द्वारा किया जाएगा। समिति केवल उन्हीं प्रकरणों पर विचार करेगी जिसमें आपत्ति प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त प्राप्त आवेदनों का राज्य स्तर पर रैंडम चयन किया जाकर ऐसे चयनित आवेदनों की पात्रता संबंधी विशेष जांच की जा सकेगी। समस्त आपत्तियों के समय सीमा में परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची आपत्ति निराकरण समिति के स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सीएमओ इनके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी और जो सूची रहेगी उसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत या वार्ड स्तर पर चस्पा किया जाएगा। पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र जारी किया जाना। आपत्तियों के बाद निराकरण के बाद जो सूची बनेगी उस सूची में पात्र हितग्राही जो भी रहेंगे उन्हें ग्राम का पंचायत सचिव या वार्ड प्रभारी द्वारा योजना में लाभान्वित होने का एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हितग्राही को राशि का भुगतान कब किया जाएगा? तो पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक डीबीटी इनेबल बैंक खाते में किया जाएगा। यानी कि आपका बैंक खाता आपके आधार से अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपका खाता आपके आधार से लिंक नहीं है तो आपकी राशि नहीं आ पाएगी। आवेदक महिला के पास स्वयं के नाम से आधार लिंक इनेबल बैंक खाता होना चाहिए। आवेदन ऑनलाइन प्रविष्टि के समय उक्त खाता नहीं होने की दशा में महिला हितग्राही को इस संबंध में पावती से सूचित किया जाएगा तथा उससे अपेक्षा होगी कि आवेदिका स्वयं का बैंक खाता खुलवा ले। मतलब दोस्तों, अगर आपका योजना के आवेदन देते समय फॉर्म नहीं है, आवेदन देते समय आपका बैंक खाता नहीं है तो आपको समय दिया जाएगा कि आप अपना बैंक खाता खुलवा कर दे सकते हैं। नियमित परीक्षण व सत्यापन। तो दोस्तों इसमें यही है, ये अपने अभी इसका अपने को मतलब नहीं। कारण क्या कि इसमें जैसे कोई रेगुलर इसका चेकअप होता रहेगा, जैसे कोई महिलाएं अपात्र हो गई तो उन्हें इससे बाहर करने की शर्तें हैं इसमें। निगरानी व समीक्षा। दोस्तों ये भी अपने काम की नहीं है। अपने काम के बस इसमें इतने ही पॉइंट थे। तो जो भी मैंने आपके पॉइंट या आपके डाउट्स थे वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर सकूँ।